हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन पर्पस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे हम्मुराबी के बारे में और हम्मुराबी की विधि संहिता के बारे में। ये टॉपिक दोस्तों आपके बहुत सारे कंपटीशन लेवल के एग्जाम में इंपॉर्टेंट रोल निभा सकता है। साथ ही साथ दोस्तों ये टॉपिक जो है एमए हिस्ट्री ऑनर्स सेमेस्टर 1 के पेपर 2 में पूछे जाने वाला मोस्ट फेवरेबल क्वेश्चन में से एक है। साथ ही साथ दोस्तों यदि आप एग्जाम में अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल में और भी पेपर के जो है क्या है क्वेश्चन और आंसर जो है उसके सॉल्यूशन के साथ जो अपलोडेड है उन्हें भी आप देख सकते हैं। अभी जो है दोस्तों हम लोग इस टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे हम्मुराबी की विधि संहिता। तो सबसे पहले देखेंगे दोस्तों कि हम्मुराबी कौन था। तो आपको बताते चले दोस्तों कि हम्मुराबी जो है बेबीलोन राजवंश का छठा राजा था। कितना में आता था ये? 6th में, ठीक है। यानी छठा राजा बेबीलोन राजवंश का कौन था? हम्मुराबी, ठीक है। इस नाम को याद रखिएगा। और इसने जो है दोस्तों 8 फुट कितने 8 फुट जो है ऊंचे पत्थर पर जो है दोस्तों कानून को लिखवाया था और उसी कानून को हम्मुराबी की विधि संहिता कहा जाता है। क्लियर है इतना? अब उस विधि संहिता में कौन कौन से चीजें थी नहीं थी वो हम आगे देखेंगे, लेकिन इतना समझ लीजिए दोस्तों कि हम्मुराबी की जो विधि संहिता थी वो बहुत ही अच्छी थी। वो अपने शासन व्यवस्था को अपने शासन काल में अपने साम्राज्य में अच्छे तरीका से चीजें चल सके, किसी भी प्रकार का किसी के साथ गलत व्यवहार ना हो, इसको अच्छे तरीके से सुनिश्चित करने के लिए उसने अपने कानून में बहुत सारे नियमों को रखा था, ठीक है। यानी ये अच्छा राजा के रूप में था। तो हम्मुराबी की जो विधि संहिता है वो बेबीलोन, ठीक है, बेबीलोन, ठीक है, मेसोपोटामिया की सभ्यता से संबंधित है। बेबीलोन राजवंश का जो है दोस्तों प्राचीन विधि संहिता है कौन? हम्मुराबी की विधि संहिता, ठीक है, जिसे आज बहुत ही अच्छे तरीके से बचाकर हम लोगों ने रखा है। कहाँ रखा गया है ये भी मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे आप लिख दीजिएगा कि कितने राजवंश में आता है, कौन से नंबर पे आता है। तो बेबीलोन राजवंश में आते हैं। कितने नंबर पर आता है? 6ठा नंबर पर आता है। साथ ही साथ ये अच्छा सैनिक भी था, अच्छा राजा भी था, और इसकी जो विधि संहिता थी जिसके कारण ये क्या हो पाया, फेमस हो पाया। बस वही चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। तो हम्मुराबी जो है दोस्तों बेबीलोन के प्रथम कानून निर्माता। कौन? प्रथम कानून निर्माता, मतलब पहली बार जो इसने नियम को क्या किया था, लिखित रूप में जो है उत्कीर्ण करवाया था, छपवाया था, पत्थर पर जो है उकेरवाया था, ठीक है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं इस प्रकार से हम्मुराबी ने अपने शासन व्यवस्था को अच्छा बनाने के लिए अपने तरीके से जो है उसने क्या किया था, कानून तैयार किया था और उसे पत्थर में खुदवा दिया था। तो पत्थर का जो रंग था दोस्तों काला था और इस पत्थर की जो ऊंचाई थी दोस्तों 8 फुट थी। इतनी आपको याद रख लेनी है। तो इसे ही हम लोग कहते हैं, इस कानून जो इसने लिखवाया था उसी को कहा जाता है हम्मुराबी की विधि संहिता। अब इसके बारे में हमें कैसे पता चलता है? इसके बारे में हमें तब पता चला दोस्तों जब इसकी खुदाई कर जो है इसकी खोज की गई 1920 में। कब? 1920 में ईरान में, ठीक है। कहाँ पे? ईरान में, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो ईरान में जो है दोस्तों ये 1920 में मिली और वर्तमान में इसको बचाकर रखा गया संग्रहालय में। म्यूजियम आपको समझ में आ रहा होगा, जहां पे हम लोग प्राचीन संपदाओं को क्या करते हैं, सुरक्षित रखते हैं। तो इसे पेरिस के लुवरे संग्रहालय में, कहां पे? पेरिस के लुवरे संग्रहालय में सुरक्षित रखा गया है। चलिए अब हम लोग देखेंगे हम्मुराबी की विधि संहिता को और डिटेल में। तो हम्मुराबी की जो विधि संहिता है दोस्तों उसमें यदि हम पंक्तियों की बात करें तो टोटल जो है पंक्ति उसमें 2300 हैं। कितने हैं? 2300 पंक्तियां हैं, लाइंस हैं। इसके अलावा जो है दोस्तों उसमें धाराएं, आर्टिकल की बात करें तो 285 आर्टिकल्स हैं। तो ध्यान रहे कि 2300 पंक्तियों और 285 धाराओं को मिलाकर जो इस कानून को लिखा गया था, इस संहिता को लिखा गया था, जिसे हम्मुराबी की विधि संहिता कहते हैं। क्लियर इतना? चलिए इसके आगे देखेंगे इस संहिता के अनुसार कौन कौन से प्रमुख नियम थे। तो यहाँ पे सिर्फ मैं आपको एक छोटा सा जो है दोस्तों क्लू दूंगा कि आप इसको कैसे याद कर सकते हैं। सबसे पहले समझ लीजिए कि आप ही हम्मुराबी हो और आप जो है समाज को अच्छे तरीका से चलाने के लिए नियम लिखने के लिए आपको कहा गया है, या आप अपने आधार पर नियम लिखोगे जहाँ पे अच्छे अच्छे नियम होना चाहिए, क्योंकि ये जो है दोस्तों अच्छे अच्छे नियमों को ऐड करता है। थोड़े बहुत प्लस माइनस हर एक राजा की होती है, लेकिन अधिकतर चीजें जो है इसकी समाज को सुधारने का, अपने शासन व्यवस्था को सुधारने का, अपने शासन व्यवस्था में गलत काम को रोकने के लिए ही नियम बनाए गए थे। तो इस तरीका से आप समझ लो बेबीलोन है और किस तरीका से आप अपने क्षेत्र पर सुधार करोगे उसको सोचना है। बस पॉइंट देखना है और अपने माइंड में सोचना है कि अगर मैं राजा होता, मैं इस देश का राजा होता तो किस तरीके से सोचता। क्लियर है? तो सबसे पहला पॉइंट आपको याद रखना, एक समान कानून। अब आप इसके लिए क्या सोचेंगे? यदि आप बेबीलोन है इसके लिए क्या सोचेंगे? बस वही चीज लिखना है। कहने का मतलब इस विधि संहिता में इस प्रकार के कानून लिखे गए थे कि सभी प्रकार से सभी कानून सभी व्यक्तियों के लिए समान थे। चाहे समाज में रहने वाला अमीर व्यक्ति हो, चाहे समाज में रहने वाला गरीब व्यक्ति हो,
उच्च से लेकर निच्च वर्ग तक जो है, निम्न वर्ग तक जितने भी लोग आते हैं सभी के साथ एक साथ जो है एक समान जो है ये कानून व्यवहार करेगी। क्लियर? यानी किसी भी एक गलती के लिए ऐसा नहीं है कि बड़े को कम सजा और छोटे को ज़्यादा सजा, ऐसा नहीं है। यानी अमीरी और गरीबी जैसे चीज़ों को दूर करने के लिए, लोगों में समानता का भाव पैदा करने के लिए इसने इस कानून को सबसे पहले तो एक समान कानून के रूप में रखा था। क्लियर है इतना? बस वही चीज़ों को यहाँ पे लिखा गया है। अगला है दोस्तों मजदूरों की मजदूरी तय। अब सपोज करो कि आप बेबीलोन हो, आपके साम्राज्य में जो मजदूर लोग हैं उनके साथ गलत व्यवहार होता है, किसी को ज़्यादा पैसा किसी को कम पैसा, तो बस उस पॉइंट को यहाँ पे लिखना है कि इसने मजदूरों की स्थिति को मजबूत करने के लिए क्या किया था, मजदूरों की मजदूरी तय कर दी थी, जिसके कारण जो है दोस्तों जो बड़े बड़े जमींदार होते थे या बड़े बड़े व्यापारी होते थे जो अपने अधीन जो छोटे छोटे मजदूरों को रखते थे उनके लिए क्या करते थे, जो फिक्स्ड रेट है उसी रेट पर ये क्या करते थे, उनको पेमेंट देते थे। यदि उनमें थोड़ा बहुत भी कम होता था तो उस पत्थर पर जो खुदवाई गई कानून थी, उस कानून के तहत जो है यहाँ की मजदूर अदालत में क्या कर सकते थे, अपनी पेशी दे सकते थे, अपने विचार को प्रकट कर सकते थे, इनके खिलाफ शिकायत कर सकते थे। इस तरीका से मजदूरों के साथ होने वाले गलत व्यवहार को आपने एक बेबीलोन के शासक के रूप में, हम्मुराबी के रूप में सोचा, और इस तरीके से यदि सोचा होगा तो ये टॉपिक क्लियर हो गया। ठीक है, अब इसके अंदर और एक टॉपिक यहाँ पे लिखेंगे, यानी एक बिंदु लिखेंगे, दासों के लिए नियम। मजदूरों के लिए हो गया नियम, ठीक है, एक समान कानून था। अब दास के लिए क्या नियम होगा? दास होता क्या है दोस्तों, देखिए आपने जो है उधर के क्षेत्रों को जैसे ही देखा होगा, यूरोपीय क्षेत्र में तो पहले दास वगैरह को खरीदा जाता था। तो इसमें सबसे अच्छी बात क्या कही थी कि यदि कोई व्यक्ति या दास अपने क्रय और विक्रय से तैयार नहीं है, यानी वो जो हामी नहीं भरता है, यानी कि हम कह सकते हैं कि वो, यानी कोई व्यक्ति जो दास के रूप में खरीदा या बेचा जाता है वो खुद ही क्या कर सकता है, उस चीज को करने में मना कर सकता है। यानी कि वो अब स्टैंड कर सकता है, अपने लिए बोल सकता है कि मेरी खरीदी या बिक्री ना की जाए। और यदि ऐसा होता है तो वो क्या कर सकता है कि इनके खिलाफ जो है अदालत में केस कर सकता है, खिलाफ जो है इनके खिलाफ जाकर शिकायत कर सकता है। क्लियर है? ये सारी चीजें थी। इस प्रकार से दासों को जो है क्रय विक्रय होने से इन्होंने क्या किया, बचाने का काम किया। चलिए अगला पॉइंट इसमें क्या लिखेंगे, न्यायिक नियम। न्याय से संबंधित कोई नियम थी क्या? न्याय से संबंधित सिंपल सी बात है, इसने दो प्रकार के जो है दोस्तों क्या बनाई थी, कचहरी बनाई थी। कचहरी कोर्ट जिसे कहते हैं। पहला जो कोर्ट होता था इसके द्वारा चुने गए पदाधिकारी, इनके द्वारा पर चुने गए जो बड़े बड़े लोग होते थे वो यहाँ पे अधिकारी लोग रहते थे, वहां पे जो है सुनवाई किया जाता था। यदि कोई व्यक्ति को इससे संतुष्टि नहीं होती थी तब ये दूसरा कचहरी जाता था, और दूसरा कचहरी का मालिक होता था दोस्तों वो स्वयं हम्मुराबी यानी राजा। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं दो प्रकार की कचहरी। पहले कचहरी राजा के द्वारा चुने गए लोग, राजा के द्वारा पदाधिकारी जो चुने गए थे वे न्याय करते थे, और यदि उनके मुकदमे में जो फैसले लिए गए हैं उससे संबंधित व्यक्ति जो है वो खुश नहीं है तो वो क्या करेगा, राजा के पास जाएगा, जो राजा के दरबार में होता था। तो सबसे ऊंचा न्यायालय राजा का दरबार होता था, उसने जो निर्णय दिया सो दिया। क्लियर है? तो इस प्रकार से जो भ्रष्ट पदाधिकारी थे उस पर रोक लगाने के लिए इसने ऐसा किया था। उसके बाद जो है दोस्तों चोरों से संबंधित नियम। अब चोरों के लिए या चोरी के लिए कहिए, तो चोरी के लिए इन्होंने जो है नियम बनाया था। कौन से नियम थे कि यदि कोई व्यक्ति चोरी करते हुए पकड़ा जाता है, अगर वो उच्च वर्ग के पशुओं को चोरी करता है, अधिकतर पशुओं की चोरी होती थी, या उच्च वर्ग के लोगों का कोई वस्तु की चोरी करता है तो उसको उसके मूल्य का 3 गुना चुकाना होगा। देखिए अगर वो उच्च वर्ग का लोग है, ठीक है, उच्च वर्ग का लोग है तो उसके मूल्य का उसको 3 गुना जो है मूल्य चुकाना होगा। लेकिन यदि उसने किसी निम्न वर्ग के लोगों को परेशान करने की कोशिश की होगी, जो निचले स्तर के लोग होते उसको परेशान करने की कोशिश की होगी, तो वो चोर जो अगर पकड़ा जाता है, इसकी जो चोरी है वो पकड़ी जाती है, साबित हो जाती है, तो ये चोर क्या करेगा, जिस वस्तु की चोरी की है, जिस पशु की इसने चोरी की है, जिस कीमती वस्तु की चोरी की गई है, उसका 10 गुना जो है ये क्या करेगा, इसको मूल्य देगा, मतलब आर्थिक दंड देगा। अब देखिए यहाँ पे एक समान कानून की बात किए थे, लेकिन यहाँ पे एक समान हुआ क्या, इसको 3 और इसको 10 नहीं दोस्तों, इसका ऐसा विचार नहीं था। इसका ये विचार था कि जो नीचे दबे हुए लोग उनको कम परेशान किया जाए, इनको उठने का मौका दिया जाए। इसलिए जो इसने क्या किया था, चोरी करते हुए यदि पकड़े गए निम्न वर्ग के लोगों की चीजों को, तो क्या किया जाएगा, 10 जो है गुना जो है आपको क्या देनी होगी, दंड देना होगा। ये चीजें यहाँ है। कर्ज माफी का नियम। अब देखिए इसके समय में कोई ऐसे लोग जिन्होंने कर्ज ले रखी हो, यदि वो कर्ज चुकाने में असमर्थ है तो वो अपने बेटी को, अपने बेटे को, अपनी पत्नी को क्या कर सकते हैं, शाह के यहाँ, जिसके यहाँ से कर्ज लिया है उसके यहाँ 3 साल तक काम करने के लिए भेजना होता था। चाहे उसका बेटा जाए, चाहे उसकी पत्नी जाए, कोई भी जाए, उसके यहाँ काम करे
और 3 साल तक लगातार यदि वो काम कर देता था तो उसका कर्ज जो है क्या कर दिया जाता था, माफ कर दिया जाता था। हालांकि कर्ज का जो राशि थी उसके आधार पर समय को घटाया बढ़ाया जा सकता था। तो इस प्रकार से नियम थे किस पर, हम्मुराबी की विधि संहिता में। अगला जो यहाँ पे देख रहे हैं वह है दोस्तों स्त्रियों के लिए नियम। तो स्त्रियों के लिए इसने क्या नियम लाए थे, स्त्रियों के लिए बहुत अच्छे नियम लाए थे। यदि कोई पुरुष अपनी पत्नी को परेशान करता है तो वो स्त्री उसको क्या कर सकती है, तलाक दे सकती है। और यदि ऐसी स्थिति होगी तो वो पत्नी जो है, जो दहेज को लेकर आई थी अपने पति के घर, तो उस दहेज का आधा हिस्सा जो है इसको मिल सकता है, या फिर कई ऐसी स्थिति होंगी कि ये पूरा दहेज को लेकर जो है क्या कर सकती है, अपने पिता के घर वापस जा सकती है। तो ये स्त्रियों की स्थिति को मजबूत करने के लिए, ताकि कोई पति अपनी पत्नी के साथ कोई किसी भी प्रकार से दुर्व्यवहार ना करे, उनको मारे नहीं, उनके साथ जो है लड़ाई झगड़ा ना करे, इसके लिए जो है चीज़ें बनाई गई थी। साथ ही साथ पुरुषों के लिए भी ऐसा सारा चीज़ था, और इसमें दंड भी दिया जाता था दोस्तों। इसमें क्या दंड दिया जाता था कि यदि किसी भी प्रकार से व्यक्ति जो है देखिए, यदि किसी प्रकार से व्यक्ति जो है इसमें दोषी पाया गया, यानी पति या पत्नी दोनों में से कोई भी एक दोषी पाया गया, तो उसको मृत्यु दंड भी दिया जा सकता है। ये सारी चीजें थी, यानी पत्नी भी जानबूझकर अपने पति पर क्या अंजाम, किसी भी प्रकार से इल्जाम नहीं लगा सकती है। ठीक है, इस प्रकार से चीजें थी। उसके बाद जो है दोस्तों तलाक संबंधी नियम था कि पुरुष के लिए भी तो कुछ नियम होने चाहिए ना। तो यदि कोई पत्नी अपने पति के साथ मूर्खता जैसा व्यवहार करती है, उनसे लड़ाई झगड़ा करती है, उनके आज्ञा का पालन नहीं करती है, तो पति उसको तलाक दे सकता था। और ऐसी स्थिति में पत्नी को उसके द्वारा लाया गया दहेज का एक भी हिस्सा, 1% नहीं मिलेगा। ऐसी चीजें थी। क्लियर है? ऐसे स्थिति में पत्नी को अकेले रहना पड़ेगा बिना दहेज लिए, मतलब दहेज जो इसने लाया वो। अगला पॉइंट हम यहाँ पे देखेंगे दोस्तों पारिवारिक नियम। परिवार के लिए जो है इसने क्या बनाया था कि यदि कोई व्यक्ति अपने माता या पिता को चोट पहुंचाता है, उनकी इज्जत नहीं करता है, तो उसको क्या किया जाएगा, सजा दिया जाएगा। और अगर बड़ी चीजें हुई, गलत तरीके से उसको चोट पहुंचाता अपने माता पिता को, तो संबंधित व्यक्ति के हाथ काट दिए जाएंगे। इस प्रकार से ये कानून बनाया था। ये कड़ा कानून इसलिए था दोस्तों ताकि इसके शासन काल में जो है किसी प्रकार से कोई गंदा काम या किसी के प्रति बुरा नजर कोई देख ना सके। ये सारी चीजें थी। अगला है दोस्तों गर्भवती महिलाओं के पक्ष में कानून। तो गर्भवती महिलाओं के लिए जो इसने कानून बनाया था कि यदि किसी भी व्यक्ति के द्वारा, चाहे उसका पति के ही द्वारा क्यों ना, अगर किसी गर्भवती व्यक्ति को मारकर या उसको पीट कर जो है उसका गर्भपात करवा दिया जाए या जबरदस्ती करवा दिया जाए, तो हम कहेंगे दोस्तों कि उसको जो है सजा मिलेगा आर्थिक दंड के रूप में। लेकिन यदि गर्भवती महिलाओं को अगर किसी प्रकार से जो है उसके गर्भ में लात मारकर या किसी भी तरीके से महिला की, जो गर्भवती महिला अगर उसकी मृत्यु कर दी जाती है, तो ध्यान रहे कि उसका पति या जिस व्यक्ति ने ऐसा काम किया उस व्यक्ति को भी मृत्यु दंड दिया जाएगा। ऐसा नियम इसने बनाया था। बहुत ही अच्छा नियम ये था दोस्तों। शायद आज भी ये सारे नियम होने चाहिए सीधे। इस प्रकार के सजाओं के लिए मृत्यु दंड, इससे बड़ा कोई दंड नहीं। ठीक है, और इससे छोटा भी कोई दंड नहीं। अगला है दोस्तों सैन्य संबंधी नियम। अब इसने सैनिक के लिए नियम बनाया था कि यदि कोई सैनिक जो है अपने जगह पर अपने बेटा या किसी को दामाद को भेज देता है सेना की सेवा करने के लिए, मतलब सैनिक सेवा देने के लिए, तो उसको दंडित किया जाएगा, उसको उस नौकरी से हटाया जा सकता है या उसको मृत्यु दंड तक दिया जा सकता है। ये सारी चीजें थी। चिकित्सा संबंधी नियम क्या था इसने जो बनाया था, इसने बनाया था यदि कोई डॉक्टर अच्छे तरीका से चिकित्सा व्यवस्था नहीं देता है या किसी भी ऑपरेशन को करते वक्त जो है अगर वो ढील देता है और व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो डॉक्टर को भी क्या दिया जाएगा, मृत्यु दंड दिया जाएगा। देखिए इतना कड़ा सजा इसने क्यों दिया था? क्या इसका मन था मृत्यु दंड देने का? नहीं, इतना कड़ा सजा इसलिए दिया गया था ताकि चीजें सुधरें। जहाँ लोग नाजुक तरीके से चीज़ों को देखते हैं वहाँ लोग सीरियसली होकर जो है चीज़ों को देखें। इसके साथ साथ यदि कोई आँख का डॉक्टर आँख का ऑपरेशन किया और आँख ठीक नहीं हुआ या उसका आँख गड़बड़ हो गया किसी व्यक्ति का, तो उसको भी क्या कर दिया जाता था, अंधा कर दिया जाता था। ये सारे नियम इसने बनाए थे। तो कुल मिलाकर इसने जो कठोर कठोर नियम बनाए थे वो कहीं ना कहीं इसने अपने साम्राज्य, अपने राजवंश के स्थिति को मजबूत करने के लिए किया था, किसी को डराने के लिए नहीं किया था। तो इसके मूल्यांकन, ठीक है, इसके मूल्यांकन में आप लिखेंगे कि वाकई में बेबीलोन जो छठे राजा के रूप में था बेबीलोन का, हम्मुराबी, उसके द्वारा जो लिखी गई जो कानून है, जिस संहिता को हम लोग हम्मुराबी की विधि संहिता के नाम से जानते हैं, वो बेहतर कारगर साबित हुआ, जिसका उद्देश्य हम्मुराबी की
जो हम्मुराबी की जो उद्देश्य थी वो अपने साम्राज्य, अपने वंश, अपने राजवंश की स्थिति को सुधारना था और उस पर वो सक्षम भी रहा, क्योंकि इसने कठोर कठोर कानून इसलिए बनाए थे ताकि यहाँ के लोग सुधर सकें। इस प्रकार से वहाँ की स्थिति जो है सुधरी और आज भी इसकी जो विधि संहिता है वो बहुत ज़्यादा फेमस है। तो कुल मिलाकर जो है दोस्तों इतना ही में इस वीडियो को समाप्त करते हैं। कैसा लगा यह वीडियो आप हमें बताना ना भूले, साथ ही साथ कमेंट भी कर सकते हैं। यदि हमसे कोई गलती या त्रुटि हो गई होगी तो उसके लिए जो है दोस्तों मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। साथ ही साथ दोस्तों यदि आप इस चैनल पर या फिर इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं हमारे चैनल के माध्यम से, तो हमारे चैनल से आप क्या कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, निरंतर वीडियोस को देखने के लिए बेल आइकन कॉल पे सेट कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं आगे की वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और यदि आपको इसका PDF चाहिए तो हमारे ईमेल में kumarraju82910 पर आप क्या कर सकते हैं, हमें ईमेल कर सकते हैं और PDF का जो कोड होगा दोस्तों वो होगा 2121। ठीक है, तो इस प्रकार से मिलते हैं आगे की वीडियो में, तब तक ले बाय। थैंक यू सो मच।